हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन रोहित जीएस एकेडमी। आज हम केंद्रीय बजट यानी यूनियन बजट के पार्ट 2 को कंटिन्यू करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स और मेंस बोथ के लिए, और इसमें हम बहुत से इकोनॉमी के स्टैटिक पॉइंट्स भी कवर करने वाले हैं। एज यू ऑल नो दैट यूनियन बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द जीएस पेपर 3। मैडम निर्मला सीतारमन जी ने अपनी बजट स्पीच में एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि आफ्टर कोविड पेंडेमिक हमारे देश की इकोनॉमी ने बहुत ही अच्छा रिकवर किया है और इकोनॉमी बहुत अच्छा सुधार आया है, और ये हमारे देश की इकोनॉमिक रेजिलियंस को दिखाता है। और उन्होंने दावा किया कि इस बार भारत का जो इकोनॉमिक ग्रोथ रहने वाला है करंट ईयर के लिए, वो एस्टिमेट है 9.2%, और जो किसी भी बड़े देश की इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा रहेगा। तो फाइनेंस मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट के पीछे का रीज़न हम समझेंगे, और फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना पड़ेगा कि इकोनॉमिक रेजिलियंस इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर कोई देश किसी पेंडेमिक, क्राइसिस, कॉन्फ्लिक्ट, सिविल अनरेस्ट या ऐसी किसी भी सिचुएशन से गुजर रहा है जो उसके इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो देश की इकोनॉमी रिस्पॉन्ड कैसे करती है। अगर उस सिचुएशन में इकोनॉमी उस शॉक से जल्दी रिकवर कर जाती है, या उस इकोनॉमिक शॉक को झेल जाती है, या उस क्राइसिस के जाने के बाद वो रिकंस्ट्रक्ट कैसे करती है। इसके साथ साथ उस देश में उस समय एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट उस क्राइसिस के साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। इकोनॉमिक रेजिलियंस के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। पहला है इंस्टेंटेनियस रेजिलियंस और सेकंड है डायनेमिक रेजिलियंस। इंस्टेंटेनियस रेजिलियंस वो समय होता है जब वो क्राइसिस का पीरियड चल रहा है, और उस समय इकोनॉमिक उसके साथ कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है। क्या जितना ज़्यादा लॉस होना चाहिए था, क्या उससे कम हुआ। और इसके साथ साथ डायनेमिक रेजिलियंस में जब वो क्राइसिस पीरियड ओवर हो जाता है, तो उसके बाद उस देश की इकोनॉमी रिकंस्ट्रक्ट और रिकवर कैसे करती है। इकोनॉमिक रेजिलियंस का महत्व आप इस बात से समझेंगे कि लास्ट ईयर G7 समिट हुआ, जिसका होस्ट था यूके और लोकेशन थी कॉर्नवॉल। वहां एक पैनल ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की जिसका नाम था G7 इकोनॉमिक रेजिलियंस। इस पैनल ने एक रिपोर्ट जो प्रेजेंट की, उसमें ये कहा कि अब जो समय है, जो समय की डिमांड है, वो ये है कि अब एक सस्टेनेबल रिलेशनशिप चाहिए बिटवीन द पब्लिक एंड द प्राइवेट बॉडीज, या पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर्स। और अब दुनिया को एक रेजिलिएंट और इक्विटेबल इकोनॉमी बनाना है। और G7 समिट के जो लीडर्स थे, उन्होंने इसको एंडोर्स किया, एक्सेप्ट किया, और उन्होंने कहा कि जो वॉशिंगटन कंसेंसस था वो आउटडेटेड हो चुका है, अब समय है कॉर्नवॉल कंसेंसस को अपनाने का। वॉशिंगटन कंसेंसस ये थीम जो थी, इसका आइडिया तो था, वो दिया था जॉन विलियमसन ने सिंस 1980s। वॉशिंगटन कंसेंसस में बात की कि एक लिबरल और फ्री इकोनॉमी होनी चाहिए जिसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। लेकिन 2008 का जो रिसेशन आया था और ये जो कोविड क्राइसिस था, इन दो पीरियड में वॉशिंगटन कंसेंसस फेलियर हुआ। अब दुनिया को डिमांड है एक नए कंसेंसस की, और कॉर्नवेल कंसेंसस से कहता है कि ग्रोथ को सिर्फ जीडीपी के आंकड़े पे नहीं देखना चाहिए, इसके साथ साथ हमें अदर सेक्टर्स पे भी बात करनी पड़ेगी, वेलफेयर सेक्टर पे, सोशल वेलफेयर पे, हेल्थ पे। जब ये सारी चीजें एक साथ ग्रो करेगी, वही एक असली ग्रोथ हो। और इस बात से आप समझेंगे कि इस समय पूरी दुनिया में मांग उठी है इकोनॉमिक रेजिलियंस की, और हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा देश ऑलरेडी एक बहुत ही स्ट्रांग इकोनॉमिक रेजिलिएंट है। अब इस स्टेटमेंट के रीजन को हम समझेंगे। एज यू सी इन द ग्राफ, ये क्वार्टरली ग्राफ है पिछले 3 साल का, जिसमें जीडीपी को प्रेजेंट किया गया है इन अ ब्लू लाइन। जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था, तो उस समय आप देखेंगे जो हमारे देश की जीडीपी थी वो बहुत तेजी से नीचे आई, और जैसे ही फर्स्ट लॉकडाउन का पीरियड ओवर हुआ, तो जो हमारे देश का जो जीडीपी था उसने फिर से रिकवर करना स्टार्ट किया, रिकंस्ट्रक्ट किया, और वो फिर धीरे धीरे बहुत तेजी के साथ उसने रिकवर किया और वापस अपनी प्रीवियस पोजीशन पे पहुंचा। और ये जो रिकवरी थी, इसे हम कह सकते हैं वी शेप रिकवरी, और भारत सरकार कह रही है कि ये जो रिकवरी थी वो बहुत ही अच्छी थी, और ये रिफ्लेक्ट करती है हमारे देश की रेजिलियंस को। उसके बाद जब सेकेंड वेव आई कोविड की, तो वो अगर उसमें डेथ रेट देखिए तो फर्स्ट वेव से कंपैरेटिवली ज़्यादा थे, लेकिन तब तक हमारे देश की जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी, हमारी मार्केट थी, हमारी सोसाइटी थी, वो अडेप्टेबल हो गई थी।
और इस बार जो गिरावट आनी चाहिए थी वो कंपैरेटिवली कम आई। तो ये दोनों चीज़ें ही दर्शा रही हैं कि कैसे हमारे देश की जो इकोनॉमी थी वो इस सडन क्राइसिस को बेयर कर पाई। लेकिन बहुत सारे इकोनॉमिस्ट और अर्थशास्त्री ये कहते हैं कि हाँ ठीक है, ओवरऑल हमारी जो देश की जो रिकवरी थी वो वी शेप आ गई, लेकिन इकोनॉमी में बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हैं जिनको कोविड के बाद बहुत नुकसान देखना पड़ा, जैसे कि हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, एजुकेशन। तो वहाँ ये रिकवरी ऊपर की तरफ ना जाके नीचे की तरफ थी, और इसीलिए ये रिकवरी वी शेप ना होकर के शेप है, यानी कि कुछ सेक्टर तो ऊपर गए बट कुछ सेक्टर नीचे भी आए। तो ये जो रिकवरी है वो वी शेप ना होकर के शेप होनी चाहिए। सेकंड, जैसे कि पहले मैंने कहा कि जिस समय एक क्राइसिस कंडीशन होती है उस समय एम्प्लॉयमेंट पैटर्न क्या रहता है। अब ये देखेंगे जो नेट एडिशन है ईपीएफ सब्सक्राइबर्स का, फर्स्ट लॉकडाउन के टाइम ये बहुत ही तेजी से नीचे आया, लेकिन लॉकडाउन पीरियड के खत्म होने के बाद इसने फिर से अपनी ग्रोथ दिखाई, और सेकेंड वेव में ये पहले के कंपैरिजन में कम ही रहा, जैसे कि आपने जीडीपी के डायग्राम में देखा। तो ये दोनों डायग्राम्स के थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक रिजिलियंस, जैसे मैंने पहले समझाया, ये उसको दर्शाता है। अब हमारा देश जो ये इकोनॉमिक रिजिलियंट बना तो बना कैसे, इस कारण को हम समझेंगे, और वो समझते हैं विद द डायग्राम ऑफ ट्रेंड्स इन डेफिसिट, यानी जो हमारे देश का फिजिकल डेफिसिट है यानी राजकोषीय घाटा, उस पर हमने जो कई वर्षों से काम किया है, ये शायद उसी का नतीजा है। एफआरबीएम एक्ट यानी फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003 में फिजिकल डेफिसिट को लेके पहले से टारगेट सेट थे, और समय समय पर फाइनेंस कमीशन भी सरकार को चेताता रहा कि हमें अपने फिजिकल कंसोलिडेशन पे ध्यान देना चाहिए। और आप पिछले वर्ष के जो ट्रेंड्स को देखेंगे तो लगातार हमने अपने फिजिकल डेफिसिट को कवर किया था, कंट्रोल किया था। और जैसे ये क्राइसिस की सिचुएशन आई और ये सडन थी, किसी को पता नहीं था, हमारा फिजिकल डेफिसिट ऊपर गया, लेकिन जैसे ये सिचुएशन गई और फिर से हमने इस पर काम करना चालू किया, और इसमें हम कहीं ना कहीं सफल भी दिख रहे हैं। और बजट के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम टिल 2025 इसको 4.5 तक ले आएंगे। तो ये जो हमने पीछे से जो एक पैटर्न बना के रखा था, हमने अपने फिजिकल कंसोलिडेशन पे ध्यान दिया था, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था हमारी इकोनॉमिक रेजिलियंस बने रहने का। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे हमने लगातार, आप देखेंगे इस ग्राफ के थ्रू, हमने उसको मेंटेन किया, और ये अब तक का बहुत सबसे ज़्यादा ही है। इसके साथ साथ हमने अपने इम्पोर्ट कवर को भी मेंटेन किया, और ये जो इम्पोर्ट कवर है ये काउंट होता है नंबर ऑफ मंथ्स, यानी किसी देश की कितने दिन की क्षमता है अपने इम्पोर्ट को चालू रखने की थ्रू दिस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये दो कारण से के थ्रू हमें समझ सकते हैं कि इकोनॉमिक रेजिलिएंट बनने का कारण क्या है। अब आप एक चीज और समझें कि कॉर्नवेल कंसेंसस में भी ये बात कही गई थी कि सरकार को आगे आना पड़ेगा और प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके हम इस क्राइसिस की सिचुएशन से रिकवर हो सकते हैं। उसके लिए हमारे देश ने भी काम करना शुरू कर दिया था, और जैसे ही लॉकडाउन की वजह से रिसेशन और वैक्यूम क्रिएट हुआ था इकोनॉमी में, तो उसको फुलफिल करने के लिए हमारे देश की सरकार ने अपना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो रेज कर दिया था, जिसकी वजह से ये जो आज का जो समय है, जो इकोनॉमी मूव ऑन कर रही है, वो आप देख रहे हैं। और इस बार के बजट में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, इसी वजह से उसे लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 35.4% इंक्रीज किया गया। As you all know that we are celebrating 75th year of independence as a आज़ादी का अमृत महोत्सव। इसका मोटो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब ये जो सबका प्रयास है ये इंपॉर्टेंट है समझने के लायक, क्योंकि इसे इस बार के बजट में मेंशन भी किया हुआ है। सबका प्रयास कहा गया है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार और प्राइवेट सेक्टर, इन तीनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तब जाके हम डेवलप कर सकते हैं, अपनी इकोनॉमी को मूव ऑन कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। बजट स्पीच के दौरान फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 75 ईयर होने के बाद अब हमें आगे की सोचनी पड़ेगी कि आगे हमारा देश जब इंडिया एट 100 होगा, तब हमें अपने देश को कैसे देखना है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो पिछला स्वतंत्रता दिवस हुआ था यानी इंडिपेंडेंस डे हुआ था, उसमें विजन रखा था इंडिया एट 100 का। तो इस बार का जो पूरा बजट था वो इसी को लेके केंद्रित भी है
कि आने वाले 25 वर्षों में भारत की क्या तैयारी होनी चाहिए। वैदिक ज्योतिष में अमृतकाल उस समय को कहा गया है जब किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए वो सबसे अच्छा समय। तो इसीलिए ये जो बीच का समय है 75 से लेके 100 ईयर्स का, इस बीच के 25 ईयर को कहा गया है अमृतकाल, यानी ये बिल्कुल ही शुभ समय है। ताकि हमें अभी से सोच लेना चाहिए कि हम अपने भारत को 100 साल में कैसा देखना चाहने वाले हैं, आने वाले 25 साल के बाद कैसा देखेंगे। और इसीलिए कुछ गोल रखे गए हैं अमृतकाल के लिए। पहला है कि हमें ग्रोथ पर तो फोकस करना ही है, इसके साथ साथ इंक्लूसिव वेलफेयर पर भी ध्यान देना है, यानी जितनी भी सोशल वेलफेयर स्कीम है, हेल्थ, सोसाइटी, सब पे ध्यान देना है। सेकंड है प्रमोटिंग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड डेवलपमेंट, यानी डेवलपमेंट को जो प्रमोट करना है वो टेक्नोलॉजी इनेबल होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ एनर्जी ट्रांजिशन पर भी ध्यान देना है। यानी अब हमें अपने कार्बन एमिशन को रिड्यूस करके ग्रीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। हमें ध्यान देना पड़ेगा क्लाइमेट एक्शन पर। और एज यू ऑल नो दैट कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का जो 13 गोल है वो क्लाइमेट एक्शन ही है, जिसमें हमें कॉम्बैट करना है क्लाइमेट चेंज के साथ, और रेगुलेट करना है एमिशन को, और प्रमोट करना है रिन्यूएबल एनर्जी के डेवलपमेंट को, जिसे भारत सरकार ने अमृतकाल में भी एंडोर्स किया है। थर्ड है वर्चुअल साइकिल स्टार्टिंग फ्रॉम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट क्राउडेड इन बाय पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और इस बार के बजट में ये दिख भी रहा है, क्योंकि सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर के थ्रू मार्केट में लिक्विडिटी इनफ्लो करना चाहती है, ताकि ये जो वर्चुअल साइकिल ऑफ इन्वेस्टमेंट रन हो सके। इसके द्वारा सरकार एक लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में मनी को इनफ्लो करेगी, जिससे एक डिमांड क्रिएट होगी, और अल्टीमेटली जो प्राइवेट सेक्टर है उसको बेनिफिशियल होगा और वो भी इन्वेस्टमेंट में एंटर करेगा। अभी जो अमृतकाल का समय है इसकी 4 प्रायोरिटीज भी दी गई, और जो हमारी मुख्य प्रायोरिटीज रहेंगी वो पहली है पीएम गति शक्ति, फिर है इंक्लूसिव डेवलपमेंट जिसपे हमारा देश हमेशा से काम करता आया है, फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्टिविटी इन्हेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट पे ध्यान देना है, और सनराइज अपॉर्चुनिटीज को फाइंड आउट करना है, कौन कौन सी सनराइज इंडस्ट्री है, उनकी अपॉर्चुनिटीज क्या है। एनर्जी ट्रांजिशन पर ध्यान देना है जैसे मैंने पहले बताया, और क्लाइमेट एक्शन पर। मैडम फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ये जो इस बार का बजट है वो आने वाले 25 साल में हम अपने देश को कैसे आगे रन करेंगे, स्टेयर करेंगे, ये उसका ब्लूप्रिंट रेडी कर रहा है। और इस बार का जो बजट है वो एज अ स्टैंड मार्क है, गोल मार्क है कि आने वाले सालों में हमें क्या काम करना है, अपने देश की इकोनॉमी को कैसे रन करना है। अगर इस बार के बजट को हमें समझना है तो हमें कुछ लॉजिस्टिक्स को समझना पड़ेगा कि लॉजिस्टिक्स क्या है। क्योंकि अगर आप समझेंगे कि इस बार का जो बजट है उसका टारगेट कहीं ना कहीं ये है कि हमने इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आने वाले समय के लिए रेडी करना है, इसके साथ साथ हमें अपने देश में एक्सपोर्ट को भी बढ़ाना पड़ेगा। हमें अपने देश की जो लोकल सिटीज़ हैं वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स हैं उसको वर्ल्ड वाइड लेवल पर ले जाकर पूरे वर्ल्ड में उसको सेल करना है। और किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए लॉजिस्टिक्स का एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस है। हमारे देश की जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 14% है, जो कि बहुत ज़्यादा है। अगर हम कंपेयर करें जर्मनी से तो वहाँ का जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो अराउंड 8% है, यूएसए का 9% है और जापान का 10% है। तो अगर लॉजिस्टिक्स कॉस्ट ही ज़्यादा हुआ तो हम वर्ल्ड इकोनॉमी में हमारे जो देश के प्रोडक्ट्स हैं वो कैसे कॉम्पीट करेंगे। तो कहीं ना कहीं इस बार के बजट में इस पे बहुत ज़्यादा फोकस है कि आने वाले समय में हमें इस लॉजिस्टिक्स कॉस्ट को कम करना है। और जो मेन इंपॉर्टेंट है लॉजिस्टिक कॉस्ट के जो उसको बढ़ाते हैं वो है ट्रांसपोर्टेशन, इन्वेंट्री, वेयर हाउसिंग और हैंडलिंग। तो अगर आप ये बात समझ गए हैं तो इस बार के बजट में आप समझ जाएंगे कि हमारे देश का जो मेन फोकस है वो एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, और उसके पहले की जो तैयारी है इंफ्रास्ट्रक्चर की हम उस पर ध्यान दे रहे हैं। बिग पब्लिक इन्वेस्टमेंट फॉर मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी फॉर इंडिया एट 100, यानी एक बड़ा पब्लिक इन्वेस्टमेंट चाहिए हमें आने वाले समय के लिए। और इस सबको गाइड करने के लिए पीएम गति शक्ति एक मल्टी मॉडल अप्रोच के साथ खड़ा है। अब पीएम गति शक्ति में आप समझेंगे कि इट ड्रिवन बाय द 7 इंजन्स, और ये 7 इंजन्स मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ही है कहीं ना, जैसे कि रोड, रेलवे, एयरपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवे एंड लॉजिस्टिक्स
इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक बहुत ही बड़ा इंजन है इस पीएम गति शक्ति को रन करने के लिए। और एम ये है एक वर्ल्ड क्लास मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण का। इस बार एक मास्टर प्लान क्रिएट होगा एक्सप्रेसवे के लिए, और हम बाय 2022 2023 25,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे का कंप्लीट करेंगे। उसके साथ साथ यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म जो अलाउ करेगा डाटा एक्सचेंज अमंग ऑल मोड ऑफ ऑपरेटर्स। अब ये हमें समझना है कि ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म क्या है। ULIP, इसके थ्रू हम एक सिंगल विंडो यानी वन विंडो प्लेटफॉर्म बनाना चाहते हैं, जिसके थ्रू एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिलेगी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, जैसे कि गवर्नमेंट बॉडीज, मिनिस्ट्रीज, इवन प्राइवेट बॉडीज भी। जितने भी स्टेक होल्डर्स जुड़े हुए हैं लॉजिस्टिक सप्लाई में, वो सारे एक ही प्लेटफॉर्म पे आकर रियल टाइम सिचुएशन में ये देख पाएंगे कि जो मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट से हमारा लॉजिस्टिक की सिचुएशन क्या है। उसके साथ साथ ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक फॉर सीमलेस ट्रैवल ऑफ पैसेंजर। अब इसके थ्रू जो पैसेंजर है वो रियल टाइम इंफॉर्मेशन चेक कर सकेगा ऑन डिमांड, जिससे कि एक सीमलेस ट्रैवल को हम अचीव कर पाएंगे। उसके साथ साथ 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क थ्रू पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप टू बी अवॉर्डेड, यानी कि 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनेंगे। अब ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है, इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा कि जो भारत का पहला MMLP लॉजिस्टिक पार्क वो बना है जोगी गुफा आसाम में, और जो डेवलप हुआ है अंडर भारतमाला परियोजना अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट। अब ये जो लॉजिस्टिक पार्क है आसाम में, ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है नेशनल हाईवे 17 को, और जो प्रपोज वाटरवे टर्मिनल है जोगी गुफा को उसके साथ जो ब्रह्मपुत्रा नदी पर बना है, और रूपसी और गुवाहाटी एयरपोर्ट को भी कनेक्ट करता है, और जो मेन रेल रूट है उससे भी कनेक्ट कर रहा है। यानी जितने भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं लाइक रोड, रेल, एयर एंड वाटर, ये लॉजिस्टिक पार्क इन सभी मल्टी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से कनेक्टेड होगा। इसके साथ साथ जो लॉजिस्टिक पार्क होते हैं वो बहुत सारी सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, जैसे कि फ्री एग्रीगेशन, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन, फ्री ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, वेयर हाउसिंग, और यहाँ तक कि वैल्यू एडिटेड सर्विसेज भी। तो लॉजिस्टिक पार्क का बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान होने वाला है। आगे आप देखेंगे कि इंटीग्रेट किया जाएगा पोस्टल और रेलवे नेटवर्क को, ताकि जो पार्सल मूवमेंट है उसको हम फैसिलिटेट कर सकें, और साथ ही वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी लॉन्च किया जाएगा, यानी कि जितने भी स्टेशन है वहां पर जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं वो उसका एज अ ब्रांड मेकर काम करेगा। और 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन भी लॉन्च की जा रही। अब जो ये मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बिटवीन मास अर्बन ट्रांसपोर्ट एंड रेलवे स्टेशन, यानी जो मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी है हम उस पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। इसके साथ साथ नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्लान लॉन्च किया जाएगा, ताकि एक सस्टेनेबल अल्टरनेटिव हम डेवलप कर सके जहां पर कन्वेंशनल रोड नहीं बना सकते हैं। जिन पहाड़ों पर, जिन हिली एरियाज पर कन्वेंशनल रोड सूटेबल नहीं है, उसके लिए हम रोपवे का निर्माण करने जा रहे हैं। पीएम गति शक्ति इज ए ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और यानी कि हमारे देश की इकोनॉमी में पीएम गति शक्ति का एक बहुत ही बड़ा योगदान होने जा रहा है। इसके साथ साथ जो कॉम्प्लीमेंट्री रोल होगा पीएम गति शक्ति को आगे रन करने के लिए वो है एनर्जी ट्रांसमिशन का, आईटी कम्युनिकेशन, बल्क वाटर और सीवेज का। फाइनली ये जो अप्रोच है ये पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी एंड सबका प्रयास। जैसे मैंने पहले बताया था, सबका प्रयास ये एफर्ट होगा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर का टुगेदर, ये सब मिलके ह्यूज जॉब और इन्वायरमेंट एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज डेवलप करेंगे। नेशनल हाईवे में 20,000 करोड़ मोबिलाइज किया जाएगा। इसके साथ साथ ये जो यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म था ये हेल्प करेगा लॉजिस्टिक कॉस्ट और लॉजिस्टिक टाइम को रिड्यूस करने में, और हम इंश्योर कर पाएंगे जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री मैनेजमेंट को। ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे मैंने पहले बताया। अब रेलवे में अंडर रेलवे 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल बनेंगे
फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग नेक्स्ट 3 years। अगले आने वाले 3 साल में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स के लिए 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे। पर्वतमाला, इसमें हम नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम इसमें लॉन्च किया जाएगा और इकोलॉजिकली सस्टेनेबल अल्टरनेटिव होगा ये कन्वेंशनल रोड का। इसके थ्रू हम 8 रोपवे प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे जो 60 किलोमीटर लेंथ के। अब नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। राबी के सीजन में वीट की प्रोक्यूरमेंट और खरीफ के सीजन में पैडी की प्रोक्यूरमेंट ये हुई थ्रू 163 लाख ऑफ फार्मर्स और 2.36 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट किया गया MSP वैल्यू का। इसके साथ साथ केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग का एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है सरकार के द्वारा। और ये जो पहले चरण में यानी फर्स्ट स्टेज में जो गंगा नदी के किनारे 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर डेवलप किया जाएगा जहां पर किसान केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग करेंगे। अब फार्मर मैकेनाइजेशन पे भी जोर दिया जा रहा है और किसान ड्रोन यानी ड्रोन्स का यूज किया जाएगा और उनका नाम रखा गया है किसान ड्रोन। इसके थ्रू क्रॉप की असेसमेंट की जाएगी, लैंड रिकॉर्ड्स को डिजिटाइजेशन किया जाएगा और इंसेक्टिसाइड्स और न्यूट्रिएंट का स्प्रे भी इसी के थ्रू किया जाएगा। आने वाले समय में एग्रीकल्चर ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके सिलेबस को भी रिवाइज किया जा रहा है ताकि वहां पर नेचुरल, जीरो बजट और ऑर्गेनिक फार्मर को भी इंक्लूड किया जाए। मॉडर्न डे एग्रीकल्चर और वैल्यू एडिशन और मैनेजमेंट पर भी ध्यान देने के लिए ओवरऑल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को रिवाइज किया जाएगा। और एक फंड का निर्माण किया जा रहा है विद ब्लेंडेड कैपिटल ताकि जो स्टार्टअप एग्रीकल्चर और रूरल एंटरप्राइजेस संबंधित हैं उनको फंड किया जा सके और ये फैसिलिटेट करेगा नाबार्ड। अभी जो ब्लेंडेड कैपिटल है हमें इसको समझना पड़ेगा। ब्लेंडेड कैपिटल है अगर कोई न्यू कंपनी है, इसमें 3 स्टेजेस के थ्रू किसी कंपनी को फंड किया जाता है। फर्स्ट स्टेज में जो स्टार्टअप कंपनी है, जो एंटरप्रेन्योर है, उसको गवर्नमेंट के थ्रू कुछ ग्रांट या सब्सिडी के माध्यम से कुछ पैसा पहुंचाया जाएगा जिसके थ्रू वो अपने स्टार्टअप को रन कर सके, इनिशियली अपने ऑफिस को सेटअप कर सके और अपने प्राइमरी कंज्यूमर को तक पहुंच सके, उन्हें सर्विस प्रोवाइड कर सके। जब वो स्टार्टअप थोड़ा स्टैंड अप हो जाता है देन सेकेंड स्टेज में इक्विटी इन्वेस्टमेंट के थ्रू उसे फाइनेंस किया जाता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से उस कंपनी के जो शेयर्स होते हैं उसे सेल ऑफ किया जाता है जहां से उसे कुछ अर्निंग्स होती है। और थर्ड स्टेज में जब वो थोड़ा सा अपने बिजनेस को रन करने के लायक हो जाता है तब जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनके माध्यम से जो मार्केट रेट पे या सब्सिडी रेट पे उस कंपनी को लोन प्रोवाइड किया जाता है। और थ्रू दिस 3 स्टेजेस जो फंड रेस किया जाता है और स्टार्टर कंपनी को देंगे वही हम काउंट कर रहे हैं एज अ ब्लेंडेड कैपिटल। जो 2023 है उसे इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट डिक्लेयर किया है। एज यू ऑल नो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है केन बेतवा के लिए, जिसके लिए उस प्रोजेक्ट के लिए कुछ फंड प्रोवाइड किया गया है। अब ये जो रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है इससे जो बेनिफिट्स होते हैं जैसे कि इरिगेशन बेनिफिट्स, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई बेनिफिट्स, हाइड्रो और सोलर पावर। सो अभी 5 रिवर लिंक और आइडेंटिफाई किए गए हैं जैसे कि दमन गंगा और पिंजल, पार तापी नर्मदा, गोदावरी कृष्णा, कृष्णा पेन्नार और पेन्नार कावेरी, ये सब फाइनलाइज कर दिए गए हैं और ये आने वाले समय में नए 5 इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स, इंटर रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं। अब बात करते हैं MSME की, यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। तो इसमें जो मेन इस बजट में जो प्रोजेक्ट किया गया है वो है इंटरलिंक किया जाएगा वेरियस पोर्टल्स को, एक्सटेंड किया जाएगा ECLGS यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम, जिसका फोकस रहेगा हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड एंटरप्राइजेस पे। उसके साथ साथ रीवैम्प किया जाएगा CGTMSE यानी कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, एंड रैम्प प्रोग्राम को रोल आउट किया गया।
रैम मतलब रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई। अब इसे हम समझेंगे क्या है एमएसएमई, यानी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब जो माइक्रो कंपनी है उनका एनुअल टर्नओवर होता है 5 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ की। जो स्मॉल है उनका टर्नओवर है 5 से लेके 50 करोड़ तक का और इन्वेस्टमेंट हो 10 करोड़ का। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनका जो टर्नओवर है वो 50 से लेके 250 करोड़ का होगा और इन्वेस्टमेंट होगा 50 करोड़ का। और इस बार बजट में कुछ पोर्टल को इंटरलिंक किया गया है, जैसे उद्यम, ई श्रम, एनसीएस और असीम पोर्टल। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये उद्यम क्या है। उद्यम पोर्टल के थ्रू जो भी एमएसएमई हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं, उन्हें एक रजिस्टर्ड आईडी प्रोवाइड की जाती है। अब इस रजिस्ट्रेशन से उन्हें कुछ फायदे होते हैं, जैसे कि इसके रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें कुछ लो इंटरेस्ट पे लोन मिलेंगे, सब्सिडी मिलेंगी सरकार की तरफ से, ग्रांट मिलेगी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी मिलती है और इलेक्ट्रिसिटी में कंसेशन मिलता है। ई श्रम यानी इसमें डाटाबेस है अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स का। अब यहाँ रजिस्ट्रेशन के बाद उन्हें जो सोशल वेलफेयर स्कीम के थ्रू कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि पेंशन, इंश्योरेंस। एनसीएस है नेशनल कैरियर सर्विसेज, इट्स लाइक अ नौकरी डॉट या। और फिर है असीम पोर्टल। असीम मतलब आत्मनिर्भर स्किल एम्प्लॉयर मैपिंग। इसके थ्रू जो स्किल्ड पीपल हैं, स्किल्ड वर्कर्स हैं, उन्हें कुछ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अपनी सस्टेनेबल लाइवलीहुड के लिए। तो ये जो जितनी भी पोर्टल्स हैं इनको अब इंटरलिंक किया जाएगा और इसकी वजह से ये पोर्टल और अच्छा परफॉर्म करने वाला है। और जो सर्विस है अब ये प्रोवाइड करेगा गवर्नमेंट टू सिटीजन, बिजनेस टू कस्टमर और बिजनेस टू बिजनेस। और इस सर्विस के माध्यम से अब क्रेडिट फैसिलिटेशन, स्किलिंग, रिक्रूटमेंट, ये सब चीज़ों में और बढ़ावा मिलेगा और एंटरप्रेन्योर अपॉर्चुनिटीज भी ग्रो करेगी। अब नेक्स्ट है ईसीएलजीसी, यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। इसके थ्रू एक कुछ एडिशनल क्रेडिट प्रोवाइड किया जाएगा हॉस्पिटैलिटी और रिलेटेड सर्विसेज को, जो एमएसएम इससे जुड़ी हुई है, क्योंकि पेंडेमिक का इन सेक्टर्स पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा और इसके थ्रू ये इंश्योर किया जाएगा कि वो प्री पेंडेमिक लेवल के बिजनेस को रीगेन कर सके। और ये जो स्कीम है इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया है अप टू मार्च 2023 और इसके बजट में भी इंक्रीज किया गया। नेक्स्ट है रैम प्रोग्राम। अभी जो रैम प्रोग्राम है इसका मतलब है रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएससी परफॉर्मेंस। इसके थ्रू जो एमएससी सेक्टर है उसके रेजिलिएंट, कॉम्पिटेंसी और एफिशिएंसी को बढ़ाया जाएगा। और ये जो रैम्प प्रोग्राम था इसका जो पार्टनर है वर्ल्ड बैंक है और इसको रिकमेंड किया था यूके सिन्हा की रिपोर्ट के बाद, ताकि कोविड का जो हिट हुआ है एमएससी इंडस्ट्री में और उसके बाद इस इंडस्ट्रीज की परफॉर्मेंस को हम बूस्ट कर सकें थ्रू दिस। इसके साथ ही है एक CGTMSE स्कीम, यानी कि क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। इसके थ्रू इट विल फैसिलिटेट एडिशनल क्रेडिट ऑफ 2 लाख करोड़ फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सपेंड करेंगे। अब कुछ और निर्णय लिए गए हैं एमएसएमई जिससे एमएसएमई को फायदा हो, इस इंडस्ट्रीज को फायदा हो। जैसे कि पहला है कस्टम ड्यूटी को रेस किया गया है अम्ब्रेला पर 20%, जिससे जो हमारे देश के जो निर्माता हैं जो अम्ब्रेला बनाते हैं उनको बेनिफिट होगा। अब बात यहाँ अम्ब्रेला की नहीं है, सरकार का टारगेट है कि हमारे देश में हर छोटी से छोटी बनने वाली चीज विश्व बाजार में जाकर बिके और उसी के लिए ये जो लॉजिस्टिक्स का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो ट्रांसपोर्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कस्टम ड्यूटी एग्जेम्पशन दिया गया है स्टील स्क्रैप पर, ताकि जो इंडस्ट्री एमएसएमईज जुड़ी हुई है सेकेंडरी स्टील प्रोडक्शन में उनको फायदा हो सके। इसके साथ साथ एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग ड्यूटी स्टेनलेस स्टील, कोटेड स्टील, इन सब से रिवोक की गई है, ताकि इस समय लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में जो इनका प्राइस हाई है मेटल्स का
और जो एमएसएमई इससे जुड़ी हुई है इस बिजनेस से, उनको बेनिफिट मिल सके। सरकार ने इस बार स्किल डेवलपमेंट पे जो ध्यान दिया है वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया गया है डिजिटल की तरफ, यानी एक डिजिटल इकोसिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसका नाम है डैश टैग। अब इस पोर्टल के थ्रू एम्पावर किया जाएगा सिटीजन को, ताकि वो अपने स्किल को और बढ़ा सकें ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से। और जो स्टार्टअप जुड़े हैं ड्रोन से, उन स्टार्टअप को प्रमोट किया जाएगा। और कुछ आईटीआई सिलेक्ट की गई हैं देश में, जो ड्रोन से रिलेटेड कोर्स को भी चालू करेंगी, रन करेंगी, ताकि इस एरिया में भी हमारे देश में स्किल जनरेट किया जा सके। इसके साथ साथ कोविड पीरियड ने दुनिया के सामने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की कीमत को दिखाया, और इसीलिए अब जो 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम था अंडर पीएमई विद्या, उसको एक्सपेंड कर दिया जाएगा 200 टीवी चैनल्स तक, और वर्चुअल लैब्स और ई लैब्स को बनाया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। हाई क्वालिटी का ई कंटेंट प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके साथ साथ एक डिजिटल यूनिवर्सिटी भी बनाई जा रही है जो वर्ल्ड क्लास क्वालिटी यूनिवर्सल एजुकेशन प्रोवाइड करेगी। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट काम किए गए हैं एजुकेशन और स्किल से रिलेटेड। इसके बाद जो हेल्थ सेक्टर है, उसमें एक नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम को रोल आउट किया जाएगा। अब ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम है, ये हमको समझना पड़ेगा। इसके माध्यम से जो भी हमारे हेल्थ से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स हैं, जैसे कि हेल्थ आईडी, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रजिस्ट्री, सप्लाई चेन मेडिसिन की, पेमेंट गेटवे, डिजी डॉक्टर और यूनिवर्सल एक्सेस टू हेल्थ फैसिलिटी, इसके थ्रू ये सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे लाई जाएंगी। इसकी तरफ सरकार का ध्यान है, यूनिवर्सलाइज किया जाएगा अपने हेल्थ सर्विसेज को। इसके साथ साथ नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम रन किया जाएगा, ताकि एक क्वालिटी हेल्थ काउंसलिंग प्रोवाइड की जा सके मेंटल हेल्थ के लिए। और 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किए जाएंगे, और इसका जो नोडल सेंटर है वो है नीमहंस यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस, जो कि बेंगलोर में लोकेटेड है। और इसको जो टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर से। अब यहाँ पे देखिए नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के रोल आउट की बात की गई है, टेली मेंटल हेल्थ। अब इंटीग्रेट किया जाएगा आर्किटेक्चर, किस किस को। मिशन शक्ति क्या है? मिशन शक्ति कवर करता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड पॉलिसीज को। मिशन वात्सल्य के अंडर चाइल्ड वेलफेयर एंड प्रोटेक्शन सर्विसेज आती हैं। अब हम बनाने जा रहे हैं सक्षम आंगनवाड़ी में एक्चुअली क्या है, ये न्यू जनरेशन की आंगनवाड़ी होंगी जो बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी विद ऑडियो एंड विजुअल एड्स, और ये पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी। यहाँ पे क्लीन एनर्जी के रिसोर्सेज भी होंगे, जिससे हम जो हमारे अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट में सहायक बनेंगी। इसके साथ साथ है पोषण 2.0, जिसमें मर्ज किया गया है पोषण अभियान और सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन को। और ये 2 लाख आंगनवाड़ियां अपग्रेड करके सक्षम आंगनवाड़ी बनाने का टारगेट है। सो थैंक यू फॉर टुडे। इफ यू लाइक this video, please subscribe my channel, please share this video and comment as what you like. Thank you so much for today. Thank you so much.